अपने पिता से मनीषा की लगातार तारीफ सुनकर गीतांजलि की आंखों में नमी आ गई। उसने ओंकार सिंह की तरफ देखा, जो उसे पलकें झपकाकर शांत रहने का इशारा कर रहे थे, और राघवेंद्र ने आगे कहा कि विक्रांत के परिवार वाले मनीषा को अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि मनीषा एक बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की है। राघवेंद्र की बात सुनते ही ओंकार सिंह बोले, मुझे शक है। दामिनी जल्दी से बोली, क्या मतलब भाई साहब? ओंकार सिंह ने गीतांजलि का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सोफे पर बिठाया और उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मुझे शक है कि हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई हो सकता है क्या? क्योंकि हमारे पास लक्ष्मी के रूप में गुन्नू है। हमें गुन्नू देने के लिए राघवेंद्र भाई साहब का शुक्रिया। और वैसे ही है जैसे मैं हमेशा अपनी बेटी चाहता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी गुन्नू पर बहुत गर्व है। और चिंता मत करो दामिनी जी, मैं गीतांजलि को जीवन भर सर का ताज बनाकर रखने का वादा करती हूँ। अहिल्या ने दामिनी के जलते दिल पर नमक छिड़कने का मौका नहीं छोड़ा। गीतांजलि ने प्यारी सी मुस्कान के साथ ओंकार सिंह को देखा। बदले में ओंकार सिंह ने उसके गाल को हल्के से थपथपाया। ओंकार सिंह और गीतांजलि के बीच ऐसा प्यार देखकर राघवेंद्र आश्चर्यचकित हो गए। गीतांजलि द्वारा ओंकार सिंह को इतना सम्मान, इतना प्यार, इतनी मुस्कान देते देखकर उनके दिल में एक खूब भावना उठी। उसे अपने पुराने अच्छे दिन याद आ गए, जब गीतांजलि उसे देखकर मुस्कुराती थी। लेकिन धीरे धीरे वह उससे दूर हो गया। उसने खुद ही गीतांजलि को अपने से दूर कर लिया, और शायद अब वह अपनी गुन्नू को खो चुका है। जी हाँ, जी हाँ, जब गीतांजलि छोटी थी तो राघवेंद्र भी उसे इसी नाम से पुकारता था। लेकिन अब ओंकार सिंह को गीतांजलि को गुन्नू कहने का अधिकार मिल गया है। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है, दामिनी ने हड़बड़ी में कहा। सभी ने एक दूसरे को नमस्कार किया और चौहान हवेली से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे बरामदे से बाहर निकलने लगे, लीलावती ने दामिनी को पुकारा। दामिनी जी, ये विक्रांत कौन है? लीलावती ने पूछा, जिस पर दामिनी ने मुस्कुराते हुए कुछ कहा। एक और बुराई की मुलाकात एक और बुराई से हुई, जिनसे उनकी साजिशों का अंजाम और बड़ा और भयानक होने वाला था। कुछ समय बाद डाइनिंग एरिया में सभी चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। वहीं युवराज गीतांजलि का मूड ठीक करने के लिए उसे कुछ न कुछ चुटकुला सुना रहा था। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, ओंकार सिंह ने सभी सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा। क्या बात है भाई साहब? मृत्युंजय ने पूछा। ओंकार सिंह ने कहा, मैंने तय कर लिया है कि अब समय आ गया है कि मैं रिटायर हो जाऊं। कर्तव्य चौहान इंटरप्राइजेज को संभालेगा। वह जल्दी वापस लौटेगा और चौहान इंटरप्राइजेज का नया सीईओ बनेगा। मैं आधिकारिक तौर पर यह पद से पीछे हट जाऊंगा और वह उसका नया सीईओ बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मृत्युंजय ने मुस्कुराकर कहा। इसके लिए तो पार्टी की जरूरत है पापा, भाई को जल्दी बुलाओ, युवराज खुशी से उछलते हुए बोला। बेशक इसके लिए पार्टी की जरूरत है, लीलावती ने बहुत ज्यादा खुशी के साथ कहा। वहां बैठे सभी लोग खुश थे सिवाय एक के। वह इस अचानक अनाउंसमेंट से चौंक गई थी, जबकि वह अपनी दुनिया में खोई हुई थी। वहीं इटली में कर्तव्य ड्रिंक पी रहा था, तभी उसके कमरे में नॉक हुआ। कर्तव्य ने उसे अंदर आने का ऑर्डर दिया। ईशानी वन पीस ड्रेस और ऊंची सैंडल पहने कमरे में दाखिल हुई। हेलो हैंडसम, ईशानी ने बहुत ही मनमोहक आवाज में कहा। उसने जानबूझकर अपना ड्रेस छोटा और ढीला पहना था, जिसकी एक आस्तीन ढीली लटक रही थी और उसके चेस्ट का काफी हिस्सा दिखाई दे रहा था। कर्तव्य की नजर अचानक ही उसकी तरफ गई। एक पल के लिए उसके मन में सवाल उठा, क्या ईशानी इस ड्रेस में सेक्सी लगती है? नहीं। जैसे ही उसके मन में यह आया, तभी उसके मन में अचानक गीतांजलि का मासूम सा चेहरा आ गया। साड़ी में मेरी स्वीट हार्ट ज्यादा खूबसूरत लगती है। ईशानी उसके सामने दूसरे काउच पर बैठ गई। वह अपनी ड्रेस अपने कंधे से नीचे करते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए हूँ। वही कर्तव्य के मन में अचानक सवाल उठा कि वह गीतांजलि के साथ ये सब दिखावा कब तक जारी रखेगा। तभी उसे लीलावती का फोन आया। गुड इवनिंग कर्तव्य, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लीलावती ने एक्साइटेड होकर कहा। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। डिनर के दौरान ओंकार ने अनाउंसमेंट की कि वह आधिकारिक रूप से रिटायर हो रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री तुम्हें सौंप रहे हैं और कंपनी के स्टेटस पर अपना सिग्नेचर भी करने जा रहे हैं। हम जीत गए, ये जीत तुम्हारी है। अब तुम्हें गीतांजलि के साथ ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी मर्जी से जो चाहो कर सकते हो।
गीतांजलि के बारे में क्या? कर्तव्य ने चिंतित चेहरे के साथ बोला। गीतांजलि और विक्रांत के रिश्ते के सबूत पहले ही जुटा दिए गए हैं। अब हम इसका इस्तेमाल उससे छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। आखिरकार लड़की मौज मस्ती के लिए कोई और बंदा ढूंढ लेगी। कुछ सोच कर्तव्य ने टेढ़ी मुस्कान के साथ अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक का गिलास एक झटके में खाली कर दिया। फिर ईशानी की तरफ देखा। वहीं ईशानी कुछ मिनट बाद कर्तव्य के पास पहुंची। वह उसके करीब जाकर बैठ गई। कर्तव्य ने बिना किसी भाव के बोला, क्या पियोगी? आपको जो पसंद आए, ईशानी शर्माते हुए बोली। कर्तव्य ने अपने पीओ को फोन करके स्कॉच लाने को कहा। कुछ ही मिनट में ईशानी ने कर्तव्य द्वारा दिए गए ड्रिंक को एक ही बार में पी लिया। दूसरी तरफ गीतांजलि अपने बेडरूम में रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। वह लगातार किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन उसका मन कर्तव्य में लगा हुआ था। तभी युवराज ने अचानक उसका नाम पुकारा। अचानक आवाज सुनकर गीतांजलि चौंक पड़ी। दरवाजे की चौखट पर देखा तो पाया युवराज वही खड़ा मुस्कुरा रहा है। क्या है भाभी माँ, आज आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। भाई साहब के लिए इतनी तैयार हुई हैं? युवराज ने उसे छेड़ते हुए कहा। गीतांजलि ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी नजर दोबारा किताब पर लगा दी। भाभी माँ, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। बताओ। आप ये जो बुक पढ़ रही हैं ना, वह मराठी में लिखी है। अच्छा, गीतांजलि ने कहा और किताब के पन्ने पलटने लगी, लेकिन पाया कि वह हिंदी में है। ये तो हिंदी में है, गीतांजलि कंफ्यूज होकर बोली। वही तो भाभी माँ, जब मैंने कहा कि मराठी में है तो आपको दोबारा चेक करना पड़ा। विश सोच कि आप सिर्फ इसे पकड़े हुए हैं, पढ़ नहीं रही हैं। वही गीतांजलि बुक बंद करके युवराज को घूरने लगी। कुछ सेकंड बाद दोनों हंसने लगे। हे, भाभी माँ, क्या हंसी है आपकी? आपको सुनकर तो कोयल भी जेलस हो जाए। युवराज गीतांजलि का मूड खुश करने के लिए कुछ न कुछ बोल रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, गीतांजलि हंसते हुए बोली। अरे सच्ची, आप देखिए ना, आपकी आंखें कितनी चमक रही हैं। गीतांजलि उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। कसम से भाभी माँ, युवराज ने उसे कहने लगा। गीतांजलि हल्के से उसका हाथ खींचते हुए, प्लीज ऐसी बातें सिया के सामने मत करना, नहीं तो वो आने से पहले ही भाग जाएगी। युवराज मुस्कुराता हुआ बोला, कितनी अच्छी लगती हैं आप भाभी माँ, ऐसे उदास मत रहा कीजिए प्लीज। गीतांजलि मुस्कुराते हुए, मेरा मूड ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीतांजलि खुशी से मुस्कुराई। वैसे आज से आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी हंसने के लिए, भाई साहब जो आ रहे हैं। युवराज हंसते हुए बोला। क्या? गीतांजलि ने धीमी सी आवाज में पूछा। जी भाभी माँ, भाई साहब शाम तक पहुंच जाएंगे। अब गीतांजलि युवराज को देखती रही ताकि यह पता चल सके कि कोई शरारत तो नहीं है। कसम से भाभी माँ, नो टेल मी कि आप क्या पढ़ रही हैं? युवराज ने पूछा। गीतांजलि मुस्कुराई। उसने मन में कहा, आखिरकार वे आने ही वाले हैं। शाम का समय पापा क्लाइंट का कॉल आया था। डील क्रैक हो गई है, युवराज ने मृत्युंजय को इन्फॉर्म किया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कर्तव्य कोई डील के लिए गया हो और हमारे टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साइन न किया हो। मृत्युंजय गर्व से बोले। वहीं ओंकार सिंह के चेहरे पर भी गर्व की भावना थी। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, वैसे कब आ रहे हैं लाड साहब? युवराज ने उत्तर दिया, भाई साहब एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। इसी बीच अहल्या बेचैन थी। वो कसकर तकिया दबाए बैठी थी। कुछ मिनट बाद एक नौकर सामान लेकर लिविंग एरिया में आया और सबको बताने लगा, हुकुम, कर्तव्य हुकुम आ गए हैं। भाई साहब, युवराज बड़ी मुस्कुराहट के साथ जल्दी से घर के अंदर दाखिल होते हुए कर्तव्य के गले लग गया। डबल कांग्रेचुलेसन भाई साहब, डील के लिए भी और सीईओ की पोजीशन के लिए भी, इसलिए डबल पार्टी तो बनती है ना। मृत्युंजय युवराज को घूरते हुए, पहले उसे अंदर तो आने दो, सांस तो लेने दो, पार्टी भी दे ही देंगे। फिर कर्तव्य को अपने गले से लगाते हुए, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। उन्होंने कर्तव्य की पीठ थपथपाई। कर्तव्य ने अहिल्या को नमस्कार किया, जिस पर अहिल्या ने हल्की मुस्कुराहट दी। लीलावती एक जानी पहचानी मुस्कुराहट दे रही थी, जबकि कर्तव्य गंभीर भाव से खड़ा था। गीतांजलि अपने बेडरूम में अलमारी में कपड़े रख रही थी। तभी एक नौकर ने दरवाजा खटखटाया। गीतांजलि ने दरवाजा खोला। बहू हुकुम, मैं कर्तव्य हुकुम का सामान रखने आया हूँ। क्या वो आ गए हैं? गीतांजलि बेचैनी से बोली। जी हुकुम, नौकर ने उत्तर दिया और कर्तव्य का सामान उसके कमरे में रख दिया। कर्तव्य के आने की बात सुनकर गीतांजलि चेहरे पर ढेर सारी खुशी लिए सीढ़ियों से भागते हुए कर्तव्य से नीचे मिलने गई, लेकिन ईशानी को घमंड से आगे बढ़ते देख उसके कदम रुक गए। वह आगे आई और कर्तव्य के बेहद करीब खड़ी हो गई।
ईशानी की निगाहें और मुस्कुराहट कुछ अनहोनी होने का इशारा कर रही थी। सभी की खुशी और उत्साह आश्चर्य में बदल गया जब ईशानी आगे आई और कर्तव्य को गले लगा लिया, और कर्तव्य ने भी ऐसा ही किया। उसने ईशानी को खुद से अलग नहीं किया। गीतांजलि की आंखों में देखते हुए कर्तव्य मुस्कुराया। गीतांजलि अपनी जगह पर जम गई थी। उसे आसपास हो रही घटना समझ नहीं आ रही थी। ये कैसा बिहेवियर है ईशानी? अहिल्या ने ईशानी को कर्तव्य से दूर करते हुए कहा। ये सही बिहेवियर है, लीलावती ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। पागल हो क्या? कर्तव्य की शादी हो चुकी है। ईशानी के लिए कोई और गुंजाइश नहीं है उसकी लाइफ में आने की, इसलिए पीछे हट जाओ। अहिल्या बीच में आते हुए बोली। रुको रुको, शांत हो जाओ शेरनी। जय, अपनी बीवी को काबू में रखो, लीलावती ने मृत्युंजय के करीब आकर कहा। मेरे पति से ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उस पर अपनी गंदी निगाहें डालने की हिम्मत भी मत करना, अहिल्या गुस्से से बोली। ये सब क्या है कर्तव्य? तुम्हें तो गीतांजलि से प्यार है ना? ओंकार सिंह हैरान से बोले। गलत, कर्तव्य ने कहा। मैं कभी गीतांजलि से प्यार नहीं किया। वह तो दिखावा था। मैं चौहान इंडस्ट्री में सीईओ की पोस्ट चाहता था और अब मिल गई तो दिखावे की जरूरत नहीं, ईशानी घमंड से बोली। आई कांट बिलीव इट कर्तव्य, मृत्युंजय बहुत हैरान थे। तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। याद रखो, उसने शादी के लिए मना कर दिया था, फिर भी ओंकार सिंह ने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया। उसने धमकी दी कि वह संपत्ति का एक भी हिस्सा कर्तव्य को नहीं देंगे। फिर हमने ये प्लान बनाया कि यह हवेली, यह इंडस्ट्री पाने के लिए हमें यह विवाह वाला नाटक करना होगा। लीलावती ने सभी प्लान से पर्दाफाश करते हुए कहा। गीतांजलि ने पूरे समय अपनी नजरें कर्तव्य से नहीं हटाई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। भाई साहब, भाभी माँ के बारे में तो सोचो। वो आपसे प्यार करती हैं और आप उन्हें प्यार करते हो। भाई, याद है आपने मुझे अपने क्रश के बारे में बताया था? भाई साहब, भाभी माँ आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसे किसी तूफान के आने का नहीं। प्लीज इन्हें मत छोड़िए। युवराज की आंखों में आंसू आ गए। ये बहुत घटिया मजाक है। क्या तुम पागल हो? अगर तुम गीतांजलि की जगह ईशानी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो, गीतांजलि एक हीरा है जबकि ईशानी एक गंदगी है, अहिल्या गुस्से से चिल्लाई। ये सब इसी बीच गीतांजलि की वजह से हो रहा है। तू इस घर से तुरंत निकल जा। अपना बैग पैक कर और निकल जा। ईशानी ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए बाहर दरवाजे की ओर इशारा किया। हो, चलो। ईशानी, तुम मजाक कर रही हो। गीतांजलि के पास इस घर में कुछ भी नहीं है। कपड़े का एक टुकड़ा भी उसका नहीं है। क्यों गीतांजलि? याद है तुम्हारे सो कॉल्ड माँ बाप ने तुम्हारे साथ एक कपड़ा भी नहीं भेजा था। ये सब कर्तव्य ने दिया है, लीलावती ने ताना मारा। लीलावती की बातें गीतांजलि के दिल पर लगी। ओंकार सिंह गुस्से से चिल्लाए। शट अप, अपना मुंह मत खोलो। क्यों? क्यों ना बोलूं? सच तो कड़वा लगता ही है। ऐसा मैंने क्या कह दिया? लीलावती टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, फिर गीतांजलि को घूरते हुए। गेट आउट ऑफ दिस हाउस राइट अवे। तुम्हारा किरदार इस घर के ड्रामा के साथ खत्म हो गया। चलो अभी निकलो। गीतांजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अब कर्तव्य को नहीं देख सकती थी। उसने अपना सिर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? लेट कर्तव्य से। व्हाट यू वांट यू? आई वॉन्ट ईशानी। अहिल्या गुस्से से कर्तव्य से बोली। ईशानी ने हंसते हुए कहा। हाँ कर्तव्य, सबको और खास कर इस लड़की को बताओ कि तुम मेरे हो और उसे हवेली छोड़ देनी चाहिए। उसके सारे सपने पूरे नहीं हो सकते। कर्तव्य ने एक गहरी सांस ली और गीतांजलि की ओर चला गया। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और गीतांजलि को गहराई से देखा। पूरा शोरगुल सन्नाटे में बदल गया। हर कोई आने वाली सच्चाई का इंतजार कर रहा था। गीतांजलि, तुम अपने बैग में क्या पैक करोगी? कर्तव्य ने पूछा। गीतांजलि ने अपनी आंखें उठाकर कर्तव्य को देखा, जिस पर वह गहराई से मुस्कुराया। ठीक ही तो कह रहे हैं, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम अपना कह सको। ये जो साड़ी तुमने पहनी है वह मेरी दी हुई है। किताबें मैंने ला कर दी हैं। तुम इस हवेली में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि मैं तुमसे शादी की हूँ। जो कुछ भी तुम अपना समझती हो वह सब मैंने तुम्हें दिया है ना ईशानी? कर्तव्य ने पूछा। ईशानी उसके बाद गहराई से मुस्कुराते हुए, बेशक। वही ये बोलते हुए कर्तव्य की नज़र गीतांजलि के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। बेशक, ईशानी ने तुरंत जवाब दिया। तभी एक आवाज ने सबको झकझोर दिया। कर्तव्य ने गहरी आवाज में कहा, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास इस घर में मेरे अलावा।
और मैं तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हूँ। वही गीतांजलि जल्दी से कर्तव्य के गले से लगकर रोने लगी। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट। जरूरी था किसी को बताना कि गीतांजलि के पास कुछ नहीं है, पर कर्तव्य है जो सिर्फ उसका है। कर्तव्य ने उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम कर्तव्य? लीलावती अचानक बदलाव से स्तब्ध हो गई। ये तुम्हारा काला जादू है, तुम बहुत घटिया हो। ईशानी गुस्से से गीतांजलि की ओर बढ़ी। वह गीतांजलि और कर्तव्य को अलग करने ही वाली थी कि कर्तव्य की आवाज सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। कर्तव्य ने शांत भाव से लेकिन गुस्से भरी धमकी दी, जो ईशानी की रूह तक को खपा देने के लिए काफी थी। कर्तव्य, क्या है ये सब? लीलावती हैरानगी से बोली। सच है, ये सच कड़वा होता है, पर मेरी क्या गलती? पति के चेहरे पर आए हैरानगी के भाव को देखकर ओंकार सिंह हंस पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कर्तव्य ने लीलावती के साथ गेम खेला है। उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? ईशानी ने चिल्लाते हुए पूछा। वह मॉडर्न नहीं है, उसके बाल मेरे जैसे लंबे नहीं है, ना ही वह एक बिजनेस वूमन है, उसमें कोई आत्मसम्मान नहीं है, वह बहुत कमजोर और रोने वाली है। कर्तव्य गीतांजलि से अलग होकर अपना रुमाल निकालकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला। हाँ, मैं मानता हूँ कि गीतांजलि नई जनरेशन की नहीं है, लेकिन साड़ी में मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, जबकि तुम छोटे कपड़ों में भी मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करने में विफल रहती हो। हाँ, मुझे गीतांजलि के छोटे बाल पसंद नहीं है, मुझे लंबे बाल पसंद है, और वह इस पर काम कर रहा है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि गीतांजलि आर्थिक रूप से मुझ पर निर्भर करती है। जो मैं कमाता हूँ वह दोनों के लिए काफ़ी है। गीतांजलि मुझे ऑफिस से लौटने पर पानी देती है, जिससे मैं महसूस करता हूँ कि हम दोनों बराबर हैं। मेरी स्वीट हार्ट के सिर्फ मेरे दिन के बारे में पूछने से मेरी थकान मिट जाती है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हो। मेकअप की बात करती हो, बिना मेकअप के भी तुमसे ज़्यादा क्यूट और सुंदर दिखती है। फिर वह झुककर ईशानी के कान में फुसफुसाते हुए बोला, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट कि गीतांजलि के होंठों के पास एक लाल तिल है ना, वह मेरे सबसे फेवरेट है। इसके लिए मेरी गीत को ये छोटे छोटे ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह मुझे लुभाने के लिए काफ़ी है। यह सुन ईशानी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कर्तव्य तिरछा मुस्कुराया, फिर लीलावती की ओर घूमते हुए, चलो अब ये सारा तमाशा खत्म हुआ। अब मुझे किसी दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी स्वीट हार्ट तुमसे प्यार कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्यार भरे पलों में तुम दोनों कहीं भी ना दिखो। चलो अपना बैग पैक करो और यहाँ से दोनों माँ बेटी निकलो। लीलावती गुस्से से कर्तव्य को बोलते हुए गीतांजलि को जोर से धक्का देने लगी, लेकिन कर्तव्य ने इस पल गीतांजलि को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और एक हाथ से गीतांजलि को जोर से धक्का दिया, जिससे लीलावती समेत सभी लोग हैरान हो गए। सभी की आंखें बाहर आने को तैयार हैं। कर्तव्य इस वक्त बेहद गुस्से के साथ लीलावती को देख रहा था। सभी ने 27 वर्षों में कर्तव्य को लीलावती के साथ इस तरह व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। उसकी गर्दन, कलाई और माथे पर नसें उभरी हुई थीं, जो उसके गुस्से को दिखा रही थीं। किसी ने भी आज तक कर्तव्य को लीलावती के साथ इतने गुस्से में बात करते हुए नहीं देखा था। वह ओंकार सिंह के साथ रूखा व्यवहार जरूर करता था, लेकिन लीलावती के साथ उसने इन 27 सालों में कभी नहीं किया था। कर्तव्य अपनी उंगली लीलावती की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, गीत से हमेशा दूर रहना। ये मत भूलो कि कल रात क्या हुआ था हमारे बीच। तुम चाहते हो कि मैं इस बारे में सबको बताऊं? ईशानी उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह भूल गई थी कि कर्तव्य दुनिया के सामने एकदम परफेक्ट सीईओ और इंसान है। कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर उसे कभी गुस्सा आ जाए तो वह जानवर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके बारे में किसी को बताओ, क्योंकि मैं खुद ये सब बताऊंगा। कर्तव्य ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, ढेर सारी शराब पीने के बाद मेरे सामने नेक्ड होने को। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने अपने कपड़े उतारो। नशे में तुम थी, मैं नहीं। इसलिए स्वीटू, और तुमने क्या सोचा? तुम मेरे सामने कपड़े उतार रही थी, बट अफसोस वहां मैं नहीं था। कर्तव्य ने काफी मजाकिया अंदाज में अपनी बात कही। तुम्हारी जिम्मेदारी पर वहां गई थी। कर्तव्य, तुम उसे अपनी रेपुटेशन खराब करने की इजाजत कैसे दे सकते हो? लीलावती अपना सर पकड़ते हुए बोली, ओह प्लीज, ये फालतू की बकवास छोड़ो। सबसे पहले तो वह 18 साल से ज्यादा की है। दूसरा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, क्योंकि वह हमेशा से अपने लिए इंडिपेंडेंट रही है। तीसरा, मेरे अनंत बार मना करने के बाद भी
वह मुझे बहकाना चाहती थी। इसलिए किसी व्यक्ति के साथ स्ट्रिक्ट होने में क्या फर्क पड़ता है। और चौथा सबसे खास पॉइंट, इसे ठीक से सुनो, तुम्हारी बेटी को मेरी तरफ सिर्फ अट्रैक्शन था, पैसों की भूख थी। वह इसलिए हमेशा मुझे फिजिकल होना चाहती थी ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से वह मेरे साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं पाई। इसलिए मेरे पास अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं। और पांचवा, मुझे दोष देने के बजाय मुझे थैंक यू कहो। नशे में होने के बावजूद भी मैंने इसे रोका था। सबके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वहीं ओंकार सिंह यह सारा तमाशा देखकर अपना सिर सहला रहे थे। मैं मानती हूँ कि तुमने जो भी कहा वह सही है। वह तुम्हारे पापा भी जानते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन किसी ने कभी मेरी भावनाओं का साथ नहीं दिया। मेरी माँ हमेशा मुझे मजबूर करती थी कि तुम मेरे भाई हो, जबकि तुम नहीं हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी भाई वाली फीलिंग नहीं आई, ना ही है और ना ही होगी। और ना ही मैं तुम्हें भाई समझती हूँ। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। मैं यह मामला ऊपर तक लेकर जाऊंगी कि तुमने मेरे साथ रेप किया है और अब तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह से खराब कर दूंगी। ईशानी उसे देखकर तेजी से हंसने लगी। कर्तव्य बेफिक्र होकर कंधे उचकाता हुआ अपना फोन निकालता है। जरूर, क्यों नहीं, बोलो। मुझे पता है तुम्हारी ऊपर इतनी अच्छी पहुंच नहीं होगी, इसलिए कोई बात नहीं, मेरा ये फ़ोन ले लो। इसमें बहुत बड़े अधिकारियों के नंबर हैं जिसमें तुम अपनी रेप के बारे में आराम से बता सकती हो। कर्तव्य ने अपना फ़ोन ईशानी की तरफ बढ़ाया, जो अब असहजता से अपने पैर को दूसरे पैर पर रगड़ रही थी। क्या हुआ? मुझे मत बताओ कि तुम अपने प्लान को बदलने के लिए फिर से सोच रही हो। तुम्हें पता है मैं उन सभी का मालिक हूँ। तुम चाहे जहाँ भी जाओ, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। सभी उस समय बहरे हो जाएंगे। मेरी बात का विश्वास मत करना। चलो जल्दी आगे बढ़ो, अपनी एफआईआर दर्ज करवाओ और देखो वो लोग किसका साथ देते हैं, तुम्हारा या मेरा। लेकिन तुम अपनी वाइफ को अपने लॉयल होने का सबूत कैसे दोगे? ईशानी चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली। वह वैसे तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह गीतांजलि के मन में आसन करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पता है, वैसे लड़कियों के पास बहुत तरीके होते हैं ये साबित करने के लिए कि वह निर्दोष है। लेकिन एक आदमी कभी नहीं कर सकता लेकिन एक आदमी कभी नहीं कर सकता यह साबित करने के लिए कि वह लॉयल है या सिंगल है। और फिर तुम्हारे जैसी कुछ लड़कियां जो न केवल समाज में लड़कों की छवि खराब करती हैं, बल्कि समाज में औरतों पर भी थप्पड़ लगाने का काम करती हैं। कर्तव्य गंभीरता से बोला, जिस पर युवराज ने भी उसका पूरा समर्थन किया। तुम्हें तो पता है ओंकार ने क्या किया। और अभी तुम भी अगर मेरा साथ छोड़ दोगे तो कर्तव्य मैं क्या करूंगी? दैट ये सब ड्रामा इस पनौती लड़की के लिए हो रहा है। लीलावती बहुत गुस्से से गीतांजलि को देखते हुए बोली। एक और शब्द नहीं, मेरी बीवी के खिलाफ एक और गलत शब्द नहीं सुनूंगा। जो ओंकार सिंह ने किया है मैं उसे बदल नहीं सकता। पर ये जानते हुए कि मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है, तब भी ये मेरे साथ बेमतलब के संबंध बनाना चाहती थी। इसे ये नहीं पता कि ये मेरी बीवी के आगे ये कुछ भी नहीं है। और आई नो, मैं अब इस पर भी कंप्लेंट कर सकता हूँ। कर्तव्य बेबी, ईशानी ने जल्दी से उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन कर्तव्य ने उसे बेहद गुस्से से देखा और पास रखा महंगा फ्लावर पॉट उसके पैरों के बीच तोड़ दिया। बस बस। कर्तव्य की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी थी। वही गीतांजलि ये आवाज सुनकर अंदर तक हिल गई। लीलावती भी आज कर्तव्य की इतनी तेज आवाज सुनकर डर चुकी थी। देखा जाए तो अब ज्यादातर कर्तव्य शांत रहता था, जो अब आज नहीं है। और इसके इस व्यवहार के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि गीतांजलि है। उसके आने के बाद कर्तव्य खुद को शांत रखने की कोशिश में लगा रहता है। किसी ने सोचा नहीं था कि गीतांजलि कुछ पलों में ही कर्तव्य के दिल में इतनी जगह बना लेगी। लेकिन कर्तव्य अब शांत नहीं रह पा रहा था। उसने आज तक कभी किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने दिया। आज वह गीतांजलि के करीब रहना चाहता है। आप दोनों चले जाइए इस घर से, यही बेहतर होगा। वैसे भी आपके कामों से साफ पता चलता है कि आप दोनों मेरी हवेली और इंडस्ट्री पर राज करना चाहते हैं। इसलिए आगे से बेहतर है कि दोनों के दोनों चली जाओ, नहीं तो आप दोनों हमारी खुशी देख नहीं पाओगे और मैं आपके दुख देखना नहीं चाहता। कर्तव्य ने ऑर्डर दिया। क्या? फिर रुककर मैं और ईशानी चंदन नगर वाली हवेली में शिफ्ट हो जाएंगे? लीलावती ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ मिनट पहले आपकी प्यारी बेटी ने मुझ पर रेप का आरोप लगाया था, तो मैं यही चाहता हूँ कि वह आपसे अपने सारे खर्चे खुद चाहे।
उसे आज से चौहान हवेली से कुछ नहीं मिलेगा, कर्तव्य ने बहुत सख्त आवाज में कहा। उसकी तेज आवाज में सभी समझ सकते थे कि कर्तव्य कितना ज्यादा गुस्से में है। इतने साल जो मैंने इस घर को दिया, उसका क्या? लीलावती अब गुस्से में ओंकार सिंह को देखते हुए बोली। उससे कहीं ज्यादा तुम्हें इस घर ने दिया है ऑलरेडी। नाउ पैक योर बैग्स एंड लीव। अहिल्या ने इस बार लीलावती को देखकर टेढ़ा मुस्कुराई। वैसे पैकिंग में हेल्प चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं फ्री हूँ, मृत्युंजय उसे परेशान करते हुए बोला। चलिए, आप वह खुद कर लेंगी। अहिल्या गुस्से से अपनी पकड़ मृत्युंजय पर कसकर उसे देखते हुए बोली। कर्तव्य ऊपर अपने रूम की ओर बढ़ गया। गीतांजलि भी एक नज़र सबको देखकर उसके पीछे चली गई। वहीं बाकी के परिवार के सारे सदस्य धीरे धीरे अपने कमरे की ओर जाने लगे। ईशानी की नज़र अब भी कर्तव्य पर थी, जो अभी सीढ़ियों से ऊपर गया था। बहुत सालों से इस घर में रह रही हो तो घर के दरवाजे तो मालूम ही होंगे तुम्हें, तो बाहर का रास्ता नहीं दिखाना पड़ेगा। युवराज ईशानी को परेशान करने के इरादे से बोला। ज्यादा परेशान मत हो, झुर्रियां आ जाएंगी, फिर बदसूरत दिखोगी तो कोई शादी भी नहीं करेगा तुमसे। ईशानी गुस्से से चिल्लाते हुए, युवराज। तभी युवराज उसकी बात को बीच में काटते हुए, एक मिनट, और तुम अनाप शनाप बोलोगी तो ये लो। ये क्या है? ईशानी अपने हाथ में पकड़े पेपर को देखते हुए बोली। ये भाई ने तुम्हारा और भाभी माँ का अभी कंपटीशन किया है ना, तो मैंने बहुत ही सुंदर अक्षरों में उसे लिख दिया है। अगली बार अगर गलती से भी तुम भूल जाओ तो ये पढ़ लेना। इसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी मेल कर दी है तुम्हें। एक मिसप्लेस हो जाए तो दूसरा होगा। तो अब कभी भी भाभी माँ की बराबरी पर आना, तभी तुम उनसे बात करना। वैसे तो तुम्हारा लेवल बहुत नीचे गिरा हुआ है, कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता। युवराज मुस्कुराते हुए बोला। ईशानी ने कागज का पन्ना गुस्से में फाड़ दिया। युवराज वहां से जाते हुए गाना गाने लगा। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। कर्तव्य के रूम के अंदर कर्तव्य अभी भी अपने फॉर्मल सूट में था। वह इस वक्त बालकनी पर झुका हुआ था। उसके हाथ में स्कॉच का गिलास और सिगरेट थी। खाने का समय हो चुका है, इसलिए गीतांजलि उसके लिए डिनर लेकर आई थी। उसकी पीठ गीतांजलि की तरफ थी। उसने पाया कि एस्ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरी पड़ी है। खाने की थाली मेज पर रखते हुए गीतांजलि अपने नरम कदमों से कर्तव्य के पास पहुंची और पीछे से उसके गले लग गई। उसके हाथ कर्तव्य के सीने पर थे। कर्तव्य ने उसके हाथ को अपने होठों से चूमा और एक लंबा कस खींचकर धुआं उड़ा दिया। यह सिलसिला कुछ मिनट तक चलता रहा। बस करिए, बहुत हो गया, गीतांजलि अब हल्के गुस्से से बोली। कर्तव्य ने हंसते हुए सिगरेट तोड़ी और उसका बट एस्ट्रे में फेंक दिया। गीतांजलि ने कर्तव्य को अपनी ओर घुमाया। कर्तव्य को रोते हुए देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें आसमान से चमक रही थीं। उसके चमकीले रंग के कारण उसकी लाल नाक साफ दिखाई दे रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह काफी देर से रो रहा है। गीतांजलि ने जल्दी से उसके आंसू पोंछे और नरम आवाज में पूछा। कर्तव्य जी, मैंने सोचा था कि वो मेरी माँ जैसी हैं। मैं बहुत गलत था। मैं उनके प्लान से अच्छी तरह वाकिफ था। फिर भी मैं जानबूझकर उनके कामों में उनका साथ दिया, क्योंकि मुझे अपने जीवन में एक माँ जैसी महिला की जरूरत थी। और मैंने सोचा कि वह वही है। ये पहली बार नहीं है। मैं अक्सर ये सोचकर रोया था कि एक दिन मुझे तुम्हारे और उनके बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और दुर्भाग्य से वह दिन आज का है। कर्तव्य सिसकते हुए बोला। क्या आपको अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है? गीतांजलि ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ और अपनी माँ को याद कर रहा हूँ। कर्तव्य भारी मन से बोला। उसकी आंखों से अपने भी आंसू बह रहे थे। अरे, आप रो क्यों रहे हैं? काकी माँ है ना, गीतांजलि ने उसे समझाया। हूँ, कर्तव्य ने सिसकते हुए रिस्पॉन्स दिया। मैं भी तो हूं ना, गीतांजलि ने उसे गले से लगाते हुए उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। शायद इसलिए मैं भी हूँ। तुम नहीं होती तो मेरे होने की कोई मंजिल ही नहीं होती। कर्तव्य उसे बच्चे की तरह उसे लिपटे हुए बोला। गीतांजलि ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके करीब हो गई। जैसे उसके गाल को अपने होंठ से छूने लगी, तभी कर्तव्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। यह देखकर गीतांजलि हैरान हो गई, क्योंकि पहली बार कर्तव्य ने उसे किस करने से मना किया था। नहीं तो वह हमेशा ही बहाने ढूंढता रहता था। गीतांजलि ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए पूछा। क्या हुआ, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं तो, कर्तव्य ने अपना सिर नहीं में हिलाया। तो फिर मुझे किस क्यों नहीं करने दी? मुझे प्यार क्यों नहीं करते? इस बार कहते हुए गीतांजलि रो पड़ी। मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। अभी स्मोक किया है ना, तो स्मेल होगी मुंह में। यू माइट फील अनकंफर्टेबल, इसलिए नहीं किया।
वह असली रीजन बताते हुए बोला। गीतांजलि उसकी बात सुन हैरान हो गई। उसने उसके सीने पर हाथ मारा और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वहीं कर्तव्य ने भी उसकी कमर के दोनों ओर अपनी बाहों का घेरा बना दिया। मुझे ये खुशबू, ये गर्माहट बहुत याद आती थी। मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। कर्तव्य की बाहों में गीतांजलि ने सिसकते हुए कहा। हाँ, वो तो दिख रहा है मुझे। आई एम प्लानिंग टू कॉल मर्सिडीज ऑन यू फॉर टॉर्चरिंग माई गीतू। कर्तव्य ने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा। मैं क्या करती? 3 दिन कहा था आपने, पर इतनी देर कर दी आने में। गीतांजलि उसे कंप्लेंट करते हुए बोली। अरे बाबा, पहली डील तो 3 दिन में ही खत्म हो गई थी। पर डू यू रिमेम्बर, मैं तुम्हें एक कार्गो बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा था। उसी से रिलेटेड थोड़ा अचानक काम निकल आया, इसलिए लेट हो गया। कर्तव्य प्यार से समझाते हुए बोला। एक कॉल या कम से कम एक मैसेज तो कर सकते थे ना। गीतांजलि मुंह फुलाकर फिर बोली। अरे वो ईशानी मेरी हर एक हरकत पर नजर रखी हुई थी। उसे भ्रम में रखने के लिए मुझे यह सब विश्वास दिलाना पड़ा कि मैं निश्चित रूप से तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ या तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान नहीं हूँ। और उसने यकीन भी कर लिया। उसे आपके फ़ोन का पासवर्ड कैसे मिला? यह सब एक जाल था। मैंने खुद उसे अपने फ़ोन तक पहुँचने की इजाज़त दी थी, जबकि उसे लगा कि वह खुद ही सब कर रही है। कर्तव्य ने घमंड से कहा। आप बहुत चालाक हो। गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा। आपका मतलब चतुर है? कर्तव्य ने पूछा। नहीं, मेरा मतलब केवल चालाकी से है, गीतांजलि बोली। कर्तव्य मुस्कुराते हुए बोला। जी मेरी स्वीट हार्ट, बहुत ही भूख लगी है यार, खाना खिला दो। कर्तव्य रेलिंग से टिककर खड़ा हो गया। गीतांजलि ओके कहती हुई आगे बढ़ी। अभी कर्तव्य वहां पड़े सोफे पर बैठा और गीतांजलि को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार से बोला। अब अपने हाथों से हिलाओ बीबी। गीतांजलि ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे खाना खिलाने लगी, जबकि कर्तव्य उसके थोड़े लंबे हुए बालों पर प्यार से हाथ फेर रहा था। गीतांजलि ने उसे खाने की एक बाइट खिलाते हुए कहा। मैंने सुना था कि आपने ईशानी को उसके कपड़ों और मेरे तिल के बारे में कुछ कहा था। तो क्या करता, कल उसने सचमुच मेरे पैशन की परीक्षा ली। मैं उसे मारने की कगार पर था, लेकिन किसी तरह खुद को कंट्रोल किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आज भी उसे बहुत बड़ा झटका लगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझे ब्लैकमेल करे, जबकि वह जानती है कि मैं शादीशुदा हूँ। उसे क्या लगा कि मैं अपनी पत्नी को धोखा दूंगा, जो मेरे क्रश से प्यार में बदल गई। कर्तव्य बोला। प्लीज कर्तव्य जी, आज शाम को भी कितने ज्यादा गुस्सा हो गए थे आप। मैं तो डर गई थी। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा बहुत कम ही आता है, नहीं तो मैं बहुत ही रोमांटिक आदमी हूँ। कर्तव्य ने प्यार से उसके गालों को छूते हुए कहा और फिर बोला। तुम क्यों डर रही हो? मैं तुम पर थोड़ी भड़कने वाला हूँ। कौन जानता है, गीतांजलि ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तुम्हारे साथ कभी। कर्तव्य ने उसे समझाया। फिर भी कौन जानता है, गीतांजलि ने कर्तव्य को चढ़ाने के इरादे से कहा। तुम बहुत ज्यादा नॉटी हो गई हो। लगता है तुम्हें पनिशमेंट अब मिलनी ही चाहिए बीबी। कर्तव्य ने गीतांजलि को गोद में उठाया और बेड पर जाकर उतार दिया। कर्तव्य और गीतांजलि दोनों ही अपने नाइट वियर पहने और बेड की तरफ आ गए। दोनों ही एक दूसरे से काफी समय तक बात करते रहे। कर्तव्य ने क्लाइंट के साथ किन किन प्रोजेक्ट पर डील की है, वही गीतांजलि कर्तव्य को बता रही थी कि वह उसे कितना ज्यादा मिस करती थी। कैसे युवराज और बाकी लोग उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी उसका एक हिस्सा तरसता ही रहता था। कर्तव्य ने जब यह सुना तो उसका चेहरा अपने एक हाथ में पकड़कर उसके पूरे चेहरे को पूरी शिद्दत से चूमने लगा। उसने अपने एक हाथ से गीतांजलि के हाथों की उंगलियों को अच्छी तरह उलझा लिया, जबकि दूसरा हाथ अब उसके गाल को सहला रहा था। अरे मैंने भी बहुत मिस किया, कर्तव्य उस पर हावी होते हुए बोला। वह उसकी गर्दन और कंधे पर अब बहुत ही पेशेंस के साथ किस कर रहा था। उसकी उंगलियां गीतांजलि की कमर पर घूमने लगी थीं। गीतांजलि ने एक्साइटमेंट से अपने निचले होंठ को काटा। कर्तव्य ने उसकी साड़ी के सिरे को हटा दिया। उसने अगले ही पल अपनी जगह बदली और गीतांजलि को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके ब्लाउज के पीछे मौजूद हुक खोल दिए। गीतांजलि ने शर्म से अपना चेहरा मोड़ लिया। गीतांजलि शर्म से लाल हो चुकी थी। उसने कर्तव्य की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। वह शर्म और झिझक से हाँफ रही थी। उसकी निगाहें कर्तव्य की निगाहों से मिलने में शर्मा रही थीं। अगली सुबह ट्रॉफी और ब्रूनो बंद दरवाजे के पीछे से भौंकने लगे। उनकी आवाज ने उस कमरे की दुनिया में खलल डाल दिया। कर्तव्य का ध्यान उनकी तरफ गया और इसी एक पल का फायदा उठाकर गीतांजलि ने अपना ब्लाउज झपट लिया और बाथरूम की ओर भाग गई।
कर्तव्य ने हल्की सी हंसी हंसी और दरवाजा खोलने चला गया। ब्रूनो और ट्रॉफी दोनों बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने कर्तव्य को देखा, दोनों उस पर झपट पड़े। अरे आराम से, आराम से। कर्तव्य ने उनके बाल सहलाते हुए उन्हें शांत किया। कर्तव्य अब उनके पेट को सहला रहा था। ट्रॉफी ने उसकी हथेली चाटनी शुरू कर दी और ब्रूनो उसके कमरे में घूमकर गीतांजलि को ढूंढने लगे। ब्रूनो दोस्त, मैं यहाँ नहीं है, नहा रही है, जल्दी ही तुम्हारे साथ खेलेगी। कर्तव्य ने ट्रॉफी के साथ लिपटे हुए ब्रूनो के सिर को सहलाया। आप तो हमारी जान हो, कर्तव्य ने गीतांजलि के गालों पर प्यार से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। धत, चलिए ना, नहा लीजिए। गीतांजलि ने उसके हाथ में टॉवल थमाते हुए मुस्कुराकर कहा। कर्तव्य ने तौलिए के साथ उसका हाथ पकड़कर शरारत से कहा, आप भी चलिए हमारे साथ। जी नहीं, हम ऑलरेडी नहा धोकर साफ हो चुके हैं। ओह अच्छा, तो मेरी जान, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें फिर से गंदा कर सकता हूँ, ताकि तुम मेरे साथ नहाने चलो। कर्तव्य ने गीतांजलि को चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा, जल्दी चलिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। कर्तव्य उसे रोकते हुए, पहले ऐसा करो, मेरी ड्रेस निकाल दो। फॉर्मल ड्रेस मत निकालना, कैजुअल ही निकालना। क्यों, ऑफिस नहीं जा रहे क्या आप? गीतांजलि ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। नहीं, फर्स्ट हाफ वाला शेड्यूल खाली है मेरा, कर्तव्य ने कहते हुए बाथरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। तभी मृत्युंजय ने कर्तव्य से कहा, कर्तव्य, अभी एक दो दिन मजे कर ले बेटा, फिर दिवाली के बाद जब भाई साहब कंपनी का हेड तुझे बना देंगे, तभी आराम करने का समय नहीं मिलेगा तुझे। कर्तव्य उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। वहीं युवराज कंफ्यूज होता हुआ बोला, मतलब भाई साहब भाभी माँ को भी टाइम नहीं दे पाएंगे? सो सैड भाई साहब। डोंट वरी, मैं हूं ना भाभी माँ को कंपनी देने के लिए। आप सिर्फ कंपनी पर ध्यान दीजिए, मैं और भाभी माँ हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। युवराज की बात सुनकर कर्तव्य ने भौहों से कोड़ते हुए उसे घूरा, फिर ऑर्डर देकर बोला, आज सेकेंड हाफ में मेरी सारी मीटिंग तू अटेंड करेगा। यह सुनते ही युवराज का मुंह लटक सा गया। भाई, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कल का सारा काम पूरा कर लिया है, ताकि मैं अपनी भाभी माँ के साथ दिवाली की शॉपिंग कर सकूं। युवराज शिकायती अंदाज में बोला। चैलेंज मी? कर्तव्य ने युवराज को घूरते हुए कहा। गीतांजलि अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह सबके सामने युवराज की तरफ होगी तो कर्तव्य के मूड को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने बिना किसी भाव के अपनी रबड़ी की कटोरी युवराज के पास रख दी। युवराज ने गीतांजलि को एक्साइटमेंट से देखा तो गीतांजलि ने उसे आंखों से इशारा किया कि यह मिठाई सिर्फ उसके लिए है। युवराज की आंखें चमक उठी। इससे पहले कि कोई उस पर आपत्ति जता पाता, उसने जल्दी जल्दी चम्मच से रबड़ी को निकालना शुरू कर दिया। सब लोग खुश थे सिवाय एक के, जो वहां से उठकर चला गया। कुछ देर बाद युवराज उदास मूड में नीचे आया। उसकी टाई गलत जगह पर थी, कोट उसके एक कंधे पर लटका हुआ था। यूं भी ठीक है, परेशान मत हो। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं दिवाली की डेकोरेशन के लिए वही लाऊंगी। गीतांजलि ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया। कुछ नहीं भाभी माँ, भाई की पसंद अच्छी है और मुझे आपकी पसंद पर भी भरोसा है। आपको जो ठीक लगे आप सजावट के लिए ला सकते हैं। प्लीज ढेर सारे पटाखे जरूर ले आना, वो मासूमियत से बोला। ठीक है, हो गया। गीतांजलि ने युवराज को बड़ी सी मुस्कुराहट पास की और अपने पीछे छुपी चॉकलेट अब उसके आगे कर दी। आप तो सबसे अच्छी भाभी माँ हैं। युवराज खुशी से मुस्कुराया। मैं मीठा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन था। गीतांजलि ने पहले रबड़ी और अब चॉकलेट देकर उसे खुश कर दिया था। यह तो मैं जानती हूँ। अब बताओ, क्या तुम्हारे भाई साहब को मेरा साथ पाकर खुशी नहीं हुई? गीतांजलि ने मुस्कुराकर उसकी टाई ठीक करते हुए कहा। अरे छोड़ो भाभी माँ, मतलब लग क्या है, ये तो भाई साहब को पता ही नहीं है। बट मुझे समझ आता है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा लकी हो। तो भाभी माँ, भाई साहब से कहिए ना, 2 मीटिंग शेड्यूल कर देने के लिए। यू डोंट डू पेशेंस इज अबाउट इज वर्क। मीटिंग की तो लाइन ही लगा दी होगी उन्होंने। सॉरी, तुम उन्हें जानते हो ना, काम के मामले में वह मेरी बात भी नहीं सुनते। मैं वादा नहीं कर सकती पर कोशिश तो कर सकती हूँ। और वह अगर नहीं सुनते तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन का केक बनाऊंगी। गीतांजलि ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। फाइन, वह नहीं तो यही सही, कुछ तो मिले। रेस्ट या केक, क्या फर्क पड़ता है। बाय भाभी माँ, टेक केयर एंड ट्राई टू स्पेंड योर चार में भाई। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। बाय। गीतांजलि ने युवराज को बाय किया और युवराज वहां से बाहर निकल गया।
गीतांजलि जैसे ही पलटी उसने देखा कि कर्तव्य जेब में हाथ डाले उसके जस्ट पीछे ही खड़ा है और वह गीतांजलि को घूरे जा रहा है। यह देख गीतांजलि की धड़कनें हद से ज्यादा बढ़ गईं। वहीं कर्तव्य ने एक अजीब सी मुस्कुराहट पास की। मुझे आपसे किसी राइटर या किसी पॉलिटिकल की अधिक झलक क्यों दिखाई दे रही है? कर्तव्य आंखें घुमाते हुए बोला। क्या आप भी? मैं क्या कह रही थी, अगर आप आज यूबी को थोड़ा जल्दी घर भेज देते तो? कर्तव्य ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अपना दिमाग दूसरे कामों में लगाओ। ये कहते हुए स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बाद, गीत तैयार हो जाओ, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। कर्तव्य फोन पर बात करते हुए गीतांजलि से बोला। मुझे कुछ टाइम चाहिए। मुझे मेट्स को सारा सामान सही जगह रखने और सफाई करने के बारे में बताना है, फिर हम चलेंगे। गीतांजलि ने जल्दी से कहा और दिवाली के लिए हवेली की सफाई के बारे में सारी मैट्स को इकट्ठा कर उन्हें समझाते हुए वापस आ गई। ठीक है, तो मैं स्टडी रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, गीतांजलि ने छोटा सा जवाब दिया। स्टडी रूम में कर्तव्य अपने स्टडी रूम में बैठा एक बुक पढ़ रहा था। तभी गीतांजलि आई और उसकी पीठ के दाहिने हिस्से को थपथपाया। जैसे ही कर्तव्य अपने दाईं ओर मुड़ा, गीतांजलि तुरंत बाईं ओर चली गई और वहां टेप किया। 3 बार यही हुआ। फिर बताए, कर्तव्य ने अपना फोन उठाया, उसे पीछे की तरफ किया। फोन को सेल्फी मोड पर लेकर गीतांजलि ने छिपने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह कर्तव्य ने उसकी तस्वीर खींच ली। ये दोनों की एक दूसरे के साथ पहली फोटो थी। हो गया? कर्तव्य ने उस पिक्चर को होम स्क्रीन वॉलपेपर पर सेट करते हुए कहा। गीतांजलि यह देख बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हंसी। तैयार हो मेरी डॉल? कर्तव्य ने उसकी नाक पर हल्के से बाइट करते हुए कहा। गीतांजलि अपनी नाक को रगड़ते हुए बोली, हूँ। मार्केट में कार पार्क करते हुए कर्तव्य ने अपनी सीट बेल्ट खोली और गीतांजलि की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या आप सामान खरीदने के लिए तैयार हैं? गीतांजलि ने एक्साइटमेंट और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, लेट्स बिगिन। कर्तव्य मुस्कुराया। कर्तव्य और गीतांजलि दोनों कार से बाहर निकले। मॉल को देखकर गीतांजलि की एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई। कर्तव्य ने मुस्कुराते हुए गीतांजलि को मॉल के पास एक गली में खींच लिया। हम मॉल में शॉपिंग करने नहीं जा रहे। गीतांजलि कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। मुझे कभी मत समझना गीत, मेरी प्यारी सी जान। कर्तव्य ने उसके गालों को खींचा और अपने साथ खींचकर गली के अंदर की तरफ बढ़ गया। दिवाली की शॉपिंग मॉल से करना बोरिंग हो जाता है, और अगर मुझे शॉपिंग मॉल से ही करनी होती तो मैं अपने पीए को बोल देता और वह ऑर्डर कर लेता। हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट फिर उसका हाथ पकड़कर यहाँ पर शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। आप जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अंजलि कर्तव्य को एक साइड से गले लगाते हुए मुस्कुराई। गीत, मुझे कुछ कहना है। वह मैं कह रहा था कि, कर्तव्य हकलाया। मेरा मतलब है चलो अपनी शॉपिंग शुरू करते हैं, वरना हम आज खत्म ही नहीं कर पाएंगे। कहते हुए कर्तव्य ने खुद को मन ही मन डांटा कि वह उससे वही बात क्यों नहीं पूछ पा रहा जो वह पूछना चाहता था। गीतांजलि भी समझ सकती थी कि वह क्या पूछना चाहता है, लेकिन वह उसे अपना असली सवाल पूछने के लिए परेशान नहीं करना चाहती थी। दोनों ने छोटे छोटे दुकानों को देखा जो रोशनी के त्योहारों के उपलक्ष्य में चमकती हुई महंगी महंगी चीजों से भरी हुई थी। तो पहले क्या लिया जाए? कर्तव्य ने कहा। रंगोली के लिए रंग। गीतांजलि मुस्कुराकर कर्तव्य को खींचते हुए एक दुकान की तरफ बढ़ गई। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी जो मोलभाव कर रहे थे, जबकि फेरी वाले अपने दुकान पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक मार्केटिंग टेक्निक चला रहे थे। सापेक्ष में कहीं तो बाजार में बहुत चहल पहल थी। कर्तव्य गीतांजलि के पीछे उसकी सुरक्षा कवच बनकर खड़ा था। उसका एक हाथ उसकी पैंट की जेब में था, जबकि दूसरा हाथ गीतांजलि की पीठ पर था, और उसकी बात जैसी आंखें हर जगह हर लोगों को तीखी नजरों से डरा रही थी। गीतांजलि ने अपनी पसंद के रंग चुने और कर्तव्य से उसकी स्वीकृति मांगी। उसकी यहाँ मिलने के बाद उसने दुकानदार से कीमत पूछी और फिर मोलभाव करना शुरू कर दिया। कर्तव्य ने गीतांजलि को देखकर मुस्कुराया, लेकिन इस बीच उसने कुछ नहीं कहा। मैडम, ये ₹70 का है, इससे कम नहीं होगा, शॉपकीपर ने कहा। बिल्कुल नहीं भाई साहब, आपको क्या लगता है कि मैं आज पहली बार आई हूँ? आप ये ₹30 में डन करिए, गीतांजलि ने चिढ़ते हुए कहा। यह सुनकर कर्तव्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह ₹30 में सामान कैसे मांग सकती है, जबकि दुकानदार तो सामान की आधी कीमत भी नहीं मांग रहा। साहब, आप ही बोलिए ना मैडम को।
₹70 वाली चीज ₹30 में कैसे होगी? शॉपकीपर और परेशान होकर बोला। गीतांजलि ने कर्तव्य की ओर देखा, जो अपनी पत्नी की सौदेबाजी की बात सुनकर अपने आश्चर्य को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए उसे देख रहा था। गीतांजलि ने एक नजर कर्तव्य को देखा, फिर उस दुकानदार की तरफ घूमते हुए कहा, क्या भाई साहब, आपकी ही तो दुकान है, जाएगा कहाँ? मैं बोल रही हूँ ना, यह चीज ₹30 की है, इससे ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। पर मैडम, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सारी चीजों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, दुकानदार ने कहा। ठीक है, आपकी न मेरी, ₹40, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगी। गीतांजलि ने अब बीच का रास्ता निकाला। अच्छा चलिए ठीक है, बोलिए कौन कौन से वाले रंग दूं? आखिरकार परेशान होकर गीतांजलि के आगे हार मानते हुए दुकानदार बोला। वहीं कर्तव्य उसकी इस हरकत पर अपना सर अनजाने में हिलाते हुए अपने सेट्स वापस आंखों पर लगा लेता है। एक बार कीमत तय हो जाने पर कर्तव्य ने उनके पैसे दे दिए। थैंक यू, गीतांजलि ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा और दूसरे फेरी वाले की ओर बढ़ गई। कर्तव्य ने दुकानदार को ज्यादा पैसे दिए और हल्के से आई विंक भी कर दी। दुकानदार ये देख मुस्कुराया। वहीं कर्तव्य ने धीमे से उसे हैप्पी दिवाली कहा और गीतांजलि के पीछे चला गया। ज्यादा पैसे मिलने से दुकानदार बहुत खुश था, जबकि गीतांजलि भी अपनी कीमत पर सामान पाकर खुश थी और उन दोनों को देखकर कर्तव्य भी खुश था। मैम, मुझे अपने बैग पकड़ने दीजिए, एक लंबे शरीर वाले व्यक्ति ने गीतांजलि से शॉपिंग बैग देने को कहा। जी, आप कौन? गीतांजलि कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी और वो 2 कदम पीछे हो गई। माई बॉडी गार्ड कम चाइल्डहुड फ्रेंड रणविजय, कर्तव्य ने कहा। क्या? पर मैंने तो उसे कभी भी नहीं देखा। गीतांजलि अभी भी उसे कंफ्यूजन से देख रही थी, क्योंकि यह उसका काम है। यह हमेशा छुपकर मेरी रक्षा करता है, कर्तव्य ने कहा। इसके पिता एक आर्मी मैन थे, इसलिए बचपन के दिनों में हम दोनों दोस्त बन गए और फिर ये बेवकूफ मेरा बॉडीगार्ड बनने पर आमादा हो गया और मुझे लगता है कि अब इसे मेरे साथ रहते हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं। मैडम प्लीज, रणविजय ने एक बार फिर गीतांजलि से बैग उसे देने को कहा। थैंक यू, गीतांजलि ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा और वह बैग उसे दे दिया। मेरा काम है मैडम, रणविजय ने भी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। चले गीतांजलि, कर्तव्य ने उसकी पीठ पर हल्के से धक्का देते हुए कहा, क्योंकि वह उन दोनों की बातें अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गीतांजलि ने 2-3 कदम आगे बढ़ाए, तभी कर्तव्य ने रणविजय को घूर कर देखा, जिसके चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट थी। गीतांजलि ने पलट कर कहा, क्या आपने नहीं कहा कि वह आपके बचपन के दोस्त हैं? तो प्लीज मुझे गीतांजलि कहें। मैं ये मैडम, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील कराता है। ठीक है गीतांजलि, रणविजय बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। वही कर्तव्य ने आंखें सिकोड़ी और गीतांजलि को लेकर अगली दुकान पर चला गया। वह मिट्टी के दिए बेचने वाले बूढ़े फेरी वाले को देखकर मुस्कुराई। उसने कर्तव्य के साथ मिलकर मिट्टी के दिए अलग अलग आकार के और डिजाइन के चुने और इसी तरह उनकी खरीदारी भी जारी रही। गीतांजलि मोलभाव और खरीदारी करती रही, जबकि कर्तव्य भी उसके पीछे दुकानदारों को डबल पैसा पेमेंट करता रहा और मुस्कुराता रहा। वहीं कुछ दूर एक कैफे में एक कपल बैठा था। एक को गीतांजलि की मुस्कुराहट और उसका संस्कारिक लुक मनमोहक कर रहा था, जबकि दूसरे को उससे नफरत थी। लेकिन उन दोनों को यह पसंद नहीं था कि कर्तव्य गीतांजलि के इतने ज्यादा करीब है। शाम के समय गीतांजलि और कर्तव्य हवेली के अंदर गए। सभी बड़े बुजुर्ग लॉन में बैठे थे। गीतांजलि दौड़कर ओंकार सिंह के गले लग गई। पापा, अरे गुन्नू, तुमने क्या क्या खरीदारी की है? ओंकार सिंह ने मुस्कुराकर पूछा। बहुत सारी चीजें पापा, आप जानते हैं काकू सा बाजार तरह तरह की चीजों से भरा पड़ा था। मैं उनमें से किसी एक चीज को चुनने में उलझन में थी, लेकिन कर्तव्य जी का धन्यवाद, जिन्होंने सबको सुलझा दिया, गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा। तभी कर्तव्य और ओंकार सिंह की नजरें एक दूसरे से मिली। दोनों ही पिता पुत्र के मन में प्रेम की लालसा थी, लेकिन कर्तव्य ने अपनी इच्छा को छुपाने के लिए जल्दी अपना सिर अहिल्या की ओर घुमाया, जिसने उसे हल्की सी मुस्कुराहट दी और उसके गाल थपथपाए। ठीक है, तो 2 खबरें हैं जो मैं अनाउंस करना चाहूंगा, मृत्युंजय खड़े होते हुए बोला। क्या बात है काकूसा, कर्तव्य ने कहा। बेटा, कल विक्रांत और मनीषा की सगाई है। मिस्टर एंड मिसेस चौधरी हमें निमंत्रण करने आए थे। तब तुम यहाँ नहीं थे, इसलिए कल हमें उनके पास जाना होगा, मृत्युंजय ने कहा। कर्तव्य ने गीतांजलि की ओर देखा, जिसका चेहरा भी एकदम शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर आई उदासी को वह अच्छी तरह पहचान चुका था। काफी समय हो गया है जब उन्होंने
गीतांजलि के मूड में अचानक आए हुए बड़े बदलाव को देखा है। जब भी उसके बचपन परिवार के सदस्यों या शादी से पहले के जीवन की किसी भी याद से जुड़ी कोई बात सामने आती है तो गीतांजलि के चेहरे के रंग फीके पड़ जाते हैं। गीतांजलि की जिज्ञासु नजरें कर्तव्य से मिली। वह अपने दर्द को छुपाते हुए मुस्कुरा दी। और दूसरी क्या बात है काकुसा? गीतांजलि ने अपने उदास चेहरे को सामान्य करते हुए बोली। और दूसरी बात यह है कि दिवाली के दूसरे दिन भाई साहब ने दिवाली पार्टी अरेंज की है और ही गोइंग टू अनाउंस कर्तव्य एज ए सक्सेसर फोर्स चौहान इंडस्ट्री एंड द पार्टी। मृत्युंजय ने कर्तव्य की पीठ थपथपाते हुए कहा। कर्तव्य की नजरें एक बार फिर ओंकार सिंह की ओर गईं, जो चुपचाप बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। लॉन में सभी लोग खुश थे और आने वाले दिवाली फंक्शन की प्लानिंग कर रहे थे, सिवाय एक के जो गुस्से और लाचारी का अनुभव कर रहा था या कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि मदद के लिए किससे कांटेक्ट करे। कुछ मिनट बाद ओंकार अपने कमरे की बालकनी की तरफ चले गए। वह रॉकिंग चेयर पर बैठकर उन्होंने फोटो फ्रेम को सहलाया, जहां उनका कभी प्यार और खुशहाल परिवार फोटो के लिए पोज दे रहा था। ओंकार सिंह ने सिर हिलाया जब उसे लगा कि उसके चारों ओर एक गर्म साल लिपटा हुआ है। उसने देखा कि गीतांजलि उसकी बगल में खड़ी है और उसकी आंखें तस्वीर पर टिकी हुई हैं। पापा, गीतांजलि ने धीरे से कहा, क्योंकि वह अपने अंदर पनप रहे सवालों को पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ओंकार सिंह समझ गए कि गीतांजलि क्या पूछना चाह रही है। उन्होंने अपने रॉकिंग कुर्सी के पास रखे सोफे पर अपना हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बैठो। ओंकार सिंह ने गहरी सांस ली और एक नजर गीतांजलि को देखा। जिज्ञासु नजरों से उन्हें देख रही थी। गुन्नू, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। पापा, ठीक है। अगर गीतांजलि की बात को ओंकार सिंह ने बीच में काट दिया। नहीं गुन्नू, बहुत समय हो गया सच छुपाते हुए। अब समय आ गया है इसे किसी से साझा करने का। अंदर ही अंदर मुझे ये घुटन सहन नहीं हो रही है। मुझे किसी के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए। पापा, आप मेरे साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं, गीतांजलि ने कहा। ओंकार सिंह ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और कहा, थैंक यू गुन्नू, पर लोग सच ही कहते हैं यू आर लकी इफ यू आर प्लेस इट विद ए गर्ल चाइल्ड, बिकॉज बेटियां ही माँ बाप के दर्द को समझती हैं। क्या हुआ था पापा? ओंकार सिंह ने दर्द भरी मुस्कान बिखेरी। रूहानी कर्तव्य की माँ का नाम है। हम दोनों एक बिजनेस पार्टी में मिले थे। हम दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया था। फिर भी हमें संदेह था कि अगर हम शादी कर लें तो क्या हम रिश्ता कायम रख पाएंगे। हमने डेटिंग शुरू कर दी। वह एक उभरता हुआ बिजनेस में था, जबकि वह अपनी डिग्री के लिए आखिरी साल में थी। भले ही वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन वह हमेशा एक साधारण जीवन जीना चाहती थी। उसे स्टारडम से नफरत नहीं थी, लेकिन वो आज़ादी का अनुभव करना चाहती थी, जो उसने समाज और परिवार के रिश्तों के नाम पर उसे कभी नहीं मिली थी। फिर उन्होंने गीतांजलि को देखकर पूछा, कर्तव्य बहुत अच्छा गाना गाता है ना? जी पापा, गीतांजलि मुस्कुराकर बोली। हाँ, रूहानी भी बहुत अच्छा गाती थी। और चेयर इन द टॉप दोनों माँ बेटा को पियानो बहुत पसंद है। जो पियानो तुम्हारे रूम में है वह रूहानी का ही है, जो बाद में कर्तव्य ने संभाल कर रख लिया था। मुझे अभी भी याद है, सिंगिंग कंपटीशन था। अगले दिन कर्तव्य को एक हैंडसम क्रश प्राइज मिला, जो म्यूजिक की दुकान में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था। वैसे हम कहाँ थे? हाँ, आज़ादी। रूहानी ने बहुत ही ईमानदारी और स्पष्टता से मेरे सामने अपने जीवन के लक्ष्य और विचार रखे। वह पियानो सीखना चाहती थी और एक एनजीओ में पैसे भी ट्रांसफर करती थी। उसने मुझे साफ तौर पर बताया, फिर उसने उसकी नकल की। वह बिजनेस बहुत ही बोरिंग है और दिमाग का नुकसान पहुंचाता है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती, बल्कि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे संगीत से प्यार है, इसलिए मुझे लगता है कि पियानो सीखना और बच्चों का ध्यान रखना मेरे दिल के ज़्यादा करीब होगा। अपनी बिजनेस में मिलती सफलताओं से मेरा बहुत नाम हो गया। उसके सेमेस्टर एग्जाम भी खत्म हो गए और वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। उसने अपनी इच्छा अपने माता पिता के सामने रखी। एक लाड़ प्यार से पली बड़ी अकेली संतान होने के कारण उसकी इच्छा पूरी हो गई। उनकी अनुमति लेने के बाद जब मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता से मिला, तुम विश्वास नहीं करोगी गुन्नू, मैं बहुत घबराया हुआ था। मेरा मतलब है, मुझे इस मामले में कोई अनुभव नहीं था और मेरे माता पिता मेरी मदद के लिए मौजूद नहीं थे। मेरे दोस्तों ने भी मुझे अपने मामले बताए थे कि मैं किसी के घर जाकर सीधे उनसे विवाह के लिए नहीं कह सकता। ये बहुत अजीब होगा।
इसके अलावा रूहानी ने मुझे बताया था कि उसके माता पिता बहुत सख्त स्वभाव के हैं। मुझे लगा था कि मैं वहां पर जाऊंगा और वह मुझे मार ही डालेंगे। मेरा व्यवहार ठीक था। मैंने उनको अपनी स्टडीज, फिर बिजनेस और अंत में शादी के बारे में बताया। तुम विश्वास नहीं करोगी उन्नू, मेरे ससुर हंसे और मुझे शांत रहने को कहा, क्योंकि रूहानी ने उन्हें बहुत ही पहले बता दिया था और उन्होंने हाँ भी कर दी थी। मानो या ना मानो गुन्नू, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने तब तक शादी की तैयारी शुरू भी कर दी थी और शांत थे, या अपनी इकलौती बेटी रूहानी के कारण शांत रह रहे थे, जो मेरे साथ हर वक्त मजाक करती रहती थी। शादी की रात मेरे ससुर ने मुझे अपने बिजनेस और अपनी संपत्ति के कागजात गिफ्ट के रूप में दे दिए, जिसमें ये लिखा गया था कि उनकी मृत्यु के बाद यह सब कुछ मेरा होगा। यह पूछने पर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने प्यार से कहा कि रूहानी उनकी इकलौती संतान है, जिसे उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह भी उस पर इस बारे में दबाव नहीं करना चाहते। तो आखिरकार ये उनकी मर्जी है, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता तो मैं भी इन्हें बेच सकता हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि इसका नाम रूहानी के नाम पर रख सकते हैं, तो मैं क्यों, मेरी सासू माँ ने कहा कि रूहानी ने खुद ऐसा करने के लिए कहा था। ऐसे ही हमारी शादी हो गई। हम वहीं बेडरूम में थे। तो बैठी मेरे बेड पर दुल्हन के लिबास में किसी खिले हुए फूलों की तरह लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपने माता पिता को मुझे बिजनेस में ये मालिक बनने को क्यों कहा, मुझे अभी भी याद है कि गुन्नू, उसने मेरे गालों को सहलाया और कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ और आप पर विश्वास करती हूँ कि आप मुझे अपनी राजकुमारी के रूप में रखोगे। मैं अपने जीवन में कभी भी उसके प्यार और केवल मेरे लिए विश्वास को भूल नहीं सकते। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपने बिजनेस के साथ साथ अपने वैवाहिक जीवन में भी आगे बढ़ रहा था। 2 साल बाद मुझे कर्तव्य आशीर्वाद के रूप में मेरा मेरा बेटा, मेरी खुशियों की किरण, मेरा छोटा सा बनी। सब जानते हैं जब गुन्नू वो पैदा हुआ था तो रूहानी की बजाय मेरे साथ ज्यादा समय बिताता था, और अब देखो वह मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। जब भी वह चिड़चिड़ा होता था रूहानी उसे मेरे हाथों में ही थमा देती थी और पल भर में उसका मूड खुशनुमा हो जाता था, और अब उसका मूड मुझे देखते ही एकदम खट्टा हो जाता है। कर्तव्य बड़ा हो गया। रूहानी को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरा या उसका नहीं बल्कि दादा का रूप था। उसकी सुबह की शुरुआत मेरे साथ बगीचे में टहलने से होती थी, लेकिन उसकी रातें उसकी माँ की गोद में कहानी और लोरियां सुनते हुए खत्म होती थी। मुझे याद है एक बार जब हम ससुराल गए थे, मेरी सास ने उससे पूछा कि उसे मैं या रूहानी कौन ज्यादा पसंद है। कर्तव्य ने तुरंत जवाब दिया, नानी, क्या कोई अपने दिल और दिमाग में किसी को चुन सकता है? क्या दिमाग जिसके बिना हमारा पूरा शरीर काम नहीं करता और बेकार हो जाएगा, और दिल जिसके बिना कोई भी मर जाएगा? नहीं है ना। इसी तरह मेरे डैड मेरे दिमाग है, जबकि मेरी माँ मेरा दिल है, और मैं उन दोनों से प्यार करता हूँ। तो बस अपनी माँ की ओर भागा और उसके चेहरे को चूमा और मुझे गले लगाते हुए कर्तव्य ने कहा कि मैं उसे कभी अकेला ना छोड़ूं, और आप देखो, उसे मेरा उसके पास रुकना सबसे ज्यादा नागवार गुजरता है। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक आदर्श परिवार लगता है ना? गीतांजलि ने सिर हिलाया। यही तो था, लेकिन फिर लीलावती नामक इस दुष्ट चुड़ैल ने प्रवेश किया। लीलावती अपने ग्रेजुएशन के दिनों से अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। एक बार जब हम रोहानी के चेकअप के लिए अस्पताल गए, रोहानी अपनी एक फ्रेंड यानी लीलावती बेंच पर बैठी मिल गई, जो रो रही थी। बातचीत के बाद हमें पता चला कि उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया है। उसके परिवार के सदस्य रूढ़वादी हैं, इसलिए उसे घर में वापस स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह लगभग 8 महीने की गर्भवती थी। रूहानी ने उसे घर में रखने का फैसला किया। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा अफसोस का दिन था, क्योंकि वह चुड़ैल मेरे घर में पूरी तरह से घुस गई थी। कुछ दिनों बाद जब रूहानी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि दुर्भाग्य से उसे ब्लड कैंसर है। उसके लंबे काले रेशमी बाल झड़ रहे थे। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे की जिंदगी उजड़ते हुए देख रहा था। लीलावती के अस्पताल से ईशानी को गोद में लेकर छुट्टी मनाने के बाद पानी को कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैंने उसके साथ रहना सही समझा। उस दिनों में लीलावती कर्तव्य के करीब आ गई। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। धीरे धीरे वह लीलावती से जुड़ता गया। रूहानी ने मुझे फ्रांस से मृत्युंजय और उसके परिवार को फोन करने के लिए कहा, क्योंकि वह उसके अनुसार अगर कर्तव्य को परिवार का साथ मिलेगा तो उसे उसकी कमी कम खलेगी। मैं ज्यादातर समय रूहानी के साथ रहता था
और मैं तुझे मेरी जगह यानी पिता का फर्ज कर्तव्य के साथ निभाया। जब मैं और रूहानी घर वापस लौटे तो हम ये देखकर चौंक गए कि कर्तव्य मृत्युंजय और लीलावती के साथ इतना करीब आ गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पल तब था जब हमने देखा कर्तव्य अहिल्या को काकी माँ कहकर संबोधित कर रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने रूहानी के अलावा किसी को भी माँ नहीं कहा था। कहीं ना कहीं हम दोनों को पता था कि रूहानी जल्दी ही हमें छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि यह परिवार सही है, कि कर्तव्य को उसकी माँ की कमी नहीं खलेगी। वह बनी को उसके अचानक चले जाने से सदमे में नहीं डालना चाहती थी। वह खुद उसके स्वास्थ्य के बारे में बातें कर रही थी। मैंने समझाया कि हम मरने के लिए ही पैदा होते हैं और बनी को उसके जाने के बाद बहुत उदास नहीं होने दूंगा। दूसरों की मदद करने के लिए उसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन उसकी प्राथमिकता एक अच्छा इंसान बनना था। वही कर्तव्य चुपचाप मेरे और रूहानी के शब्दों को सुन रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह डरा हुआ है या कुछ हुआ है, वह कुछ बोल क्यों नहीं रहा। जब हम वापस आए तो वह हमसे बात करना बंद कर चुका था। एक 12 साल का बच्चा बहुत कम बोले, ये बहुत अजीब बात होगी ना। मैं तो डर गया था कि मेरा बनी सदमे में ना चला जाए। गुन्नू, तुम्हारा पति भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत है। मुझे कहना चाहिए, उस दिन बन्नी ने अपनी मम्मा से कहा, मैं आपको खोना नहीं चाहता। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मुझे लगे कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। क्या आप प्लीज मेरे कमरे में रह सकती हैं, ताकि मैं जीवन भर आपका स्पर्श से घिरा रहूं। कर्तव्य की बात सुन खुद रूहानी ने कर्तव्य की मांग पूरी की। कमरे में रहकर उसने पूरे कमरे को अपने हाथों से सजाया। अब तुमने जो रूम देखा वह मेरी रूहानी का सजाया हुआ है। उस दिन से लेकर आज तक सब उसी जगह पर है जहाँ रूहानी ने खुद रखा था। जहाँ तक कि एक छोटा सा फूलदान भी अपनी जगह से बदल नहीं पाया है। यह है रूहानी के लिए कर्तव्य का प्यार। ठीक 1 साल और 4 महीने बाद मेरी रूह मुझे अकेला छोड़कर चली गई, ताकि मैं तकलीफ झेलूं, अपने बेटे की नफरत सहूं। मेरी रूह ने मुझे अकेला छोड़ दिया गुन्नू। उसने मुझे इस हवेली के इस कमरे में अकेला छोड़ दिया, जो कभी हमारा घर हुआ करता था। इस बिस्तर पर अभी भी उसका स्पर्श है, लेकिन अकेले सोते हुए मुझे लगता है कि बिस्तर मुझे निकलने के लिए तैयार है। रूहानी अकेली नहीं गई, उसने मेरी खुशियां भी छीन ली। मेरा बेटा उसके साथ रहना चाहता था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।